वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ इस महासीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पार्ट 12वां रहने वाला है। इसके पहले हम 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ सीरीज में हम 8000 से अधिक प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न नए होते हैं तो कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्नों को भी डालते हैं। और जो दोस्तों सीरीज है, आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, साथ दोस्तों आपका आरक्षक में जो वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य की अन्य जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे वह समूह 2 की बात करें या समूह 4 की, तो सभी में आपके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर अब तक आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा किस प्रकार का रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रदेश का पहला विध्वंस मैदान, कौन सा मैदान? विध्वंस मैदान, डिमोलिश ग्राउंड कहाँ बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सीहोर, दूसरा है मुरैना, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ है हमारा सागर। क्या है? सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है, वहां पर हाल ही में प्रदेश का पहला विध्वंस मैदान या डिमोलिशन ग्राउंड बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 25 दिसंबर, दूसरा है 25 नवंबर, तीसरा है 25 अक्टूबर और फोर्थ है हमारा 25 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 25 दिसंबर। यानी दोस्तों 25 दिसंबर के दिन मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर के दिन क्या होता है? तो क्रिसमस होता है, जो कि ईसाई धर्म का मुख्य त्योहार है। तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस कब मना रहे हैं हम? तो 25 दिसंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? नगरीय निकाय दिवस। दोस्तों जो हमारा 3 स्तरीय पंचायती राज होता है, उसमें एक नगर निगम नगरीय निकाय भी होता है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 2 अक्टूबर, दूसरा है 2 दिसंबर, तीसरा है 2 नवंबर और फोर्थ है हमारा 2 फरवरी। क्या है? 2 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नवंबर के दिन। तो दोस्तों 2 नवंबर के दिन हम मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस मना रहे हैं। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जयंती होती है और 2 फरवरी के दिन क्या मनाते हैं? तो हम मनाते हैं उस दिन वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं हम? 2 फरवरी के दिन। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 2 नवंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस वर्ष को मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया? कौन सा वर्ष? तो सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा 2014, दूसरा ऑप्शन है 2013, तीसरा ऑप्शन है 2012 और हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 2015। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 2013। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 2013 को हमने कौन सा वर्ष मनाया था? तो मनाया था सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष। ऐसे दोस्तों बहुत सारे वर्ष मनाते हैं हम अलग अलग, जैसे कभी 2020 में हमने बेटी वर्ष मना लिया या 2021 में बांस वर्ष। ये आपको एक मात्र एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ऐसे प्रत्येक केंद्र सरकार भी वर्ष घोषित करती है और जो राज्य सरकार होती है वो भी अपने अलग अलग वर्ष घोषित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 2013, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रदेश की पहली पर्वतारोही कौन है? कौन? दोस्तों माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रदेश की पहली पर्वतारोही कौन है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अवनी विश्वकर्मा, दूसरा है भावना डहरिया, तीसरा है निर्मला श्रीवास्तव और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भावना डहरिया। कौन है? भावना डहरिया। साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में एक और पर्वतारोही है सीहोर जिले की, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, तो शायद वो भी अपने आप को बोलते हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन बुक के हिसाब से भावना डहरिया सही है, तो हम इसको ही करेक्ट कर रहे हैं। कभी इसमें कोई डाउट होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा। दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कौन से देश में है? तो ये हमारे नेपाल देश में। कहाँ पर? नेपाल देश में, जहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा नाम से। और इसकी ऊंचाई कितनी? तो है 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है किसकी? हमारी माउंट एवरेस्ट की। तो आप याद रखिए, और ये किस देश में है? नेपाल देश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों जो हमारे भारत देश है उसके राष्ट्रपति बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा है ज्ञानी जेल सिंह, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और फोर्थ ऑप्शन है हमारा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे ये मध्य प्रदेश के पहले राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। तो कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अभी हमने राष्ट्रपति की बात करी, अब हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, कि भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा विश्वनाथ प्रताप सिंह,
दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और फोर्थ है हमारा गुलजारी लाल नंदा। क्या है? गुलजारी लाल नंदा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के शायद ग्वालियर जिले में हुआ था, पक्का मुझे पता नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, विंध्य का शेर उपनाम से ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन से? तो क्या उपनाम था इनका? विंध्य का शेर उपनाम से ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पहला ऑप्शन हमारा शंकर लक्ष्मण, दूसरा है श्रीनिवास तिवारी, तीसरा है अशोक कुमार और फोर्थ है हमारा अमृतलाल वेगड़। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा श्रीनिवास तिवारी। तो दोस्तों जो हमारे श्रीनिवास तिवारी जी थे इनको हम क्या बोलते थे? विंध्य का शेर। और दोस्तों जो हमारे अमृतलाल वेगड़ जी हैं इनको हम बोलते हैं नर्मदा नदी का पुत्र। क्या बोलते हैं? नर्मदा पुरुष। नर्मदा नदी का पुत्र किसको बोलते हैं? अमृतलाल वेंकट जी को, क्योंकि उन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर कितनी 3 किताबें लिखी हैं। एक का नाम तो मुझे याद आ रहा है, धीरे धीरे नर्मदा, बाकी 2 का आपको याद हो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों विंध्य का शेर कौन है? वो है हमारे श्रीनिवास तिवारी और नर्मदा पुत्र कौन है? अमृतलाल वेगड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का जो राज्य संग्रहालय है भोपाल में स्थित है, इसको हम पूर्व में किस नाम से जानते थे? तो पहला ऑप्शन हमारा किंग जॉर्ज संग्रहालय। कौन सा? किंग जॉर्ज संग्रहालय। दूसरा है एडवर्ड संग्रहालय, तीसरा है वांकड़कर संग्रहालय और फोर्थ है हमारा भंडारकर संग्रहालय। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड एडवर्ड संग्रहालय। क्या हो जाएगा? एडवर्ड संग्रहालय। तो जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य का संग्रहालय है भोपाल में, उसको हम पहले हम किस नाम से जानते थे? एडवर्ड संग्रहालय के नाम से। नया नाम क्या रख दिया हमने इसका? मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित जवाहर बाल भवन। क्या? जवाहर बाल भवन के संबंध में सत्य कथन चुनिए। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे और उन्हें बच्चे बहुत प्रिय थे। तो उन्हीं के ऊपर भवन का नाम क्या है? जवाहर बाल भवन। तो इसके संबंध में हमें कथन देखना है कि यह भोपाल में स्थित है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यह भोपाल में ही है। दूसरा है इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तीसरा है यहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, कंप्यूटर, संगीत, खेलकूद आदि गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तीनों ही कथन इसके सत्य हैं। तो हमारा जो 220वां नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। दोस्तों आज के वीडियो में हम 100 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 100 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा रजिस्ट्रेशन? यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है केरल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। तो दोस्तों यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा मध्य प्रदेश है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मां शबरी जयंती समारोह प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? मां शबरी जयंती समारोह प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन है हमारा दमोह, दूसरा है रीवा, तीसरा है राजगढ़ और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है सतना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगढ़। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मां शबरी जयंती समारोह आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ दुनिया का दूसरा एवं देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम पैदल सेना का निर्माण किया गया? दोस्तों जो इन्फेंट्री सेना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो पैदल सेना बोलते हैं। दोस्तों इनका मेनली काम होता है पैदल लड़ना, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। तो प्रश्न हमारा, हाल ही में दुनिया का दूसरा और देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम पैदल सेना म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया गया? तो पहला ऑप्शन है हमारा महू में, दूसरा है इछावर में, तीसरा है ओरछा में और फोर्थ है हमारा कसरावद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा महू में। कहाँ पर? महू में। तो दोस्तों महू किस जिले में पड़ता है? तो इंदौर जिले में पड़ता है। तो महू में देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम की स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, याद रखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को सेफ स्मार्ट सिटी एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है? करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सेफ स्मार्ट सिटी एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर जिले को, दूसरा है सागर को, तीसरा है टीकमगढ़ को और फोर्थ है हमारा छिंदवाड़ा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सागर को। किसको? सागर को। तो दोस्तों सागर को सेफ स्मार्ट सिटी एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देश का पहला GIS, क्या है? GIS आधारित मास्टर प्लान प्रदेश के किस जिले में लागू होगा? तो दोस्तों GIS आधारित मास्टर प्लान है, ये प्रदेश के किस जिले में लागू हो रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है हमारा भोपाल, दूसरा है राजगढ़ जिला, तीसरा है इंदौर और फोर्थ है हमारा दतिया जिला।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल जिला। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों भोपाल जिले में देश का पहला GIS आधारित सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भोपाल जिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवगठित तहसील। तो नाम क्या है नवगठित तहसील का? दमयंती नगर। क्या है? दमयंती नगर किस जिले में के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा रीवा जिला, दूसरा है सतना, तीसरा है दमोह और फोर्थ है हमारा राजगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दमोह जिला। क्या हो जाएगा? दमोह जिला। तो दोस्तों जो हमारी नवगठित तहसील है जिसका नाम है दमयंती नगर, ये कहाँ पर है? तो ये हमारे दमोह जिले के अंतर्गत आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तहसील जबलपुर जिले के अंतर्गत आती है? तो कौन सा जिला? जबलपुर जिले के अंतर्गत कौन सी तहसील आती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा गोरखपुर, दूसरा है आधारताल, तीसरा है रांची और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारी गोरखपुर तहसील, आधारताल तहसील और रांची तहसील तीनों ही जो हमारा जबलपुर जिला है जो कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी भी है, इसी के अंतर्गत आते हैं। साथ दोस्तों एक गोरखपुर नाम का उत्तर प्रदेश में जिला भी है, जहां से कौन जुड़े हुए हैं? तो जुड़े हुए वहां से योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के क्या है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। पहले उनका संसदीय क्षेत्र भी गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब वो विधायक हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायत है? तो ये ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 23,000, दूसरा है 23,020, तीसरा ऑप्शन है 23,010 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 23,922। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 23,922। तो दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो वो है 23,922 ग्राम पंचायतें। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। साथ दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश पुलिस की इंटरनेट सेवा का नाम क्या है? दोस्तों जो हमारी मध्य प्रदेश पुलिस अपनी इंटरनेट सेवा यूज करती है उसका नाम पूछा है यहाँ पर, नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पोलनेट, दूसरा है टोलनेट, तीसरा है मेलनेट और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलनेट। क्या हो जाएगा? पोलनेट, यानी कि पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? पुलिस नेट, पोलनेट। दोस्तों आपने शहरों में बहुत सारी जगह देखा होगा कि एक व्हाइट कलर का डब्बा बना हुआ रहता है और उसके ऊपर मध्य प्रदेश पुलिस लिखा रहता है, साथ ही लिखा रहता है कि यह मध्य प्रदेश पुलिस की संपत्ति है। तो दोस्तों वही वो क्या है, उसमें जो इंटरनेट के उपकरण, संचार उपकरण लगे रहते हैं, तो दोस्तों वही क्या है? पोलनेट है। तो मध्य प्रदेश पुलिस की इंटरनेट सेवा का नाम क्या है? तो वो है पोलनेट। तो ऑप्शन है बिल्कुल हमारा करेक्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों सबसे निकटतम पोर्ट पूछ रहा है कि सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कांडला, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है तुतकोरिन और फोर्थ है हमारा मुंबई। क्या है? मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा मुंबई। तो मध्य प्रदेश का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई का बंदरगाह। कौन सा? मुंबई का बंदरगाह। साथ ही मुंबई में दोस्तों दो बंदरगाह हैं, एक तो न्यावा शोभा है, कौन सा? न्यावा शोभा, और एक है JNPT, है ना। तो दोस्तों मुंबई के दो बड़े बंदरगाह हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। JNPT का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, है ना, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व में वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास अपनाने वाला देश का राज्य, पहला राज्य कौन सा है? कौन सा? तो वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश ही है। तो विश्व में वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश राज्य ही है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी यहाँ पर जिले राज्य दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये क्या है? तो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र भी हमारे पड़ोसी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत में नहीं, ये विश्व में पूछ रहा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है 18वां, दूसरा है 17वां, तीसरा ऑप्शन है 19वां और फोर्थ है हमारा 16वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 19वां। कौन सा? 19वां। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 19वां स्थान है। कौन सा? 19वां। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? कौन सा? आकार की दृष्टि से जो हमारा मध्य प्रदेश है वो श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 4 गुना, दूसरा है 5 गुना, फिर तीसरा है 8 गुना और फोर्थ है हमारा 10 गुना। क्या? 10 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 गुना। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो श्रीलंका से 5 गुना अधिक बड़ा है। क्या है? 5 गुना अधिक बड़ा है। चलिए थोड़ा हम श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका दोस्तों वर्तमान में बहुत ज़्यादा आर्थिक अपने संकट से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से।
क्योंकि उसने बिना शर्तों के चाइना से लोन लिया, फिर उसका पे नहीं कर पा रहा है, तो ये काफ़ी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अगर श्रीलंका की हम करेंसी की बात करें तो वो क्या है, रुपया है, श्रीलंकन रुपया। और यहाँ की राजधानी कौन सी है दोस्तों, यहाँ दो राजधानियाँ हैं, एक तो हमारी कोलंबो हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी जयवर्धनपुरम कोट्टे। कौन सी, एक है कोलंबो और दूसरी है जयवर्धनपुरम कोट्टे। तो थोड़ी हमने श्रीलंका के बारे में बात करी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डीआरडीओ के साथ वेबिनार करने वाला देश का पहला राज्य है कौन दोस्तों, डीआरडीओ के साथ वेबिनार करने वाला देश का पहला राज्य है। तो पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और फोर्थ है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों डीआरडीओ के साथ वेबिनार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो हमारा मध्य प्रदेश है। चलिए थोड़ा डीआरडीओ के बारे में जानते हैं हम। तो डीआरडी दोस्तों इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब, 1958 में, तो याद रखें आप। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो हमारे नई दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक आदर्श वाक्य भी है, वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये बहुत सारी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो हमारा डीआरडीओ है उसका आदर्श वाक्य क्या है, तो वह है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो थोड़ी हमने डीआरडीओ के बारे में चर्चा करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले कंगारू मदर केयर सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। तो कौन सा मदर सेंटर है, कंगारू मदर केयर सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं रायसेन, दूसरा है विदिशा, तीसरा है राजगढ़ और फोर्थ है हमारा दमोह। क्या है, दमोह। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रायसेन में। तो दोस्तों देश के पहले कंगारू मदर केयर सेंटर की हमने स्थापना कहाँ पर करी है, तो वो करी है रायसेन जिले के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा रायसेन। अच्छा, कंगारू कहाँ का पशु है, कहाँ का जानवर है, तो ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया देश का। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया देश का। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसको हम क्या बोलते हैं, कंगारू। और जो इसका एक और पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड, उसकी टीम को हम बोलते हैं कीवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में जीवन विज्ञान संस्थान कहाँ है, कौन सा, तो जीव होगा, जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ है हमारा सतना। क्या है, सतना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड भोपाल। तो दोस्तों प्रदेश में जीवन विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। तो दोस्तों ये 2020 का समय का क्वेश्चन है कि किस नगर परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त किया गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा माकड़ोन, दूसरा है खिलचीपुर, तीसरा है खुरई और फोर्थ है हमारा सेंधवा। क्या है, सेंधवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माकड़ोन को। तो दोस्तों जो हमारी माकड़ोन नगर परिषद है उसको 2020 में ही खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है तो हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेल प्रहरी में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है हमारा बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य पहले नंबर पर कौन है, तो हमारा राजस्थान है। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पे हमारा मध्य प्रदेश है। अच्छा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 3,08,252। कितना, 3,08,252। थोड़ा लिखने में नहीं आ रहा है, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, सुन लिया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विकास खंड की 10 प्राथमिक शालाओं में झोला पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। कौन सा पुस्तकालय है, झोला पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रीवा, दूसरा है शाजापुर, तीसरा है खरगोन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मोरेना। क्या है, मोरेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा खरगोन में। तो दोस्तों खरगोन में शुरुआत की गई है झोला पुस्तकालय की। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए वर्चुअल पुलिस परामर्श केंद्र की शुरुआत की है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा है कि किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए वर्चुअल पुलिस परामर्श केंद्र की शुरुआत की है। तो पहला ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है सिक्किम और फोर्थ है हमारा असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे मध्य प्रदेश राज्य ने। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में जो सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे बुजुर्ग जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर है, उनके लिए वर्चुअल पुलिस परामर्श केंद्र की स्थापना करी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों के व्यापार सुगमता सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। कौन सा, राज्यों के व्यापार सुगमता सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। प्रश्न दोस्तों जेल प्रहरी 2020 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा है दूसरा,
तीसरा है तीसरा और चौथा है चौथा। वाह, क्या ऑप्शन दिए इन्होंने, पहले का पहला, दूसरा दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा चौथा स्थान। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राज्यों में व्यापार सुगमता सूचकांक में स्थान कौन सा है, तो हमारा चौथा स्थान है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो हम ये मध्य प्रदेश की वस्तुनिष्ठ सीरीज चला रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, तो इसका हमारा पहला चैप्टर था मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर दोस्तों तो दूसरा था हमारा मध्य प्रदेश का गठन, जिले एवं संभाग, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर दोस्तों जो हमारा तीसरा था मध्य प्रदेश एक दृष्टि, तो ये भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसका लास्ट क्वेश्चन था 241वां, तो उसका भी हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब दोस्तों आज हम चौथा पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नदियों एवं जलप्रपात। क्या है, नदियां एवं जलप्रपात, रिवर एंड वाटरफॉल। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 4 की। अगर आपको 1, 2 और 3 देखना है दोस्तों, तो हमने हमारे जो चैनल है इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है एमपीजी के क्वेश्चन के नाम से, जिसमें हमने कितने 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज का हमारा कौन सा पार्ट है, तो 12वां पार्ट है, 11 अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप ये 11 पार्ट देख लेंगे तो आपका मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग, मध्य प्रदेश का गठन, जिले एवं संभाग और मध्य प्रदेश एक दृष्टि, ये कंप्लीट हो जाएगा। और आज से हम शुरू क्या कर रहे हैं, नदियां एवं जलप्रपात। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें और शेयर भी करें। तो इस सीरीज में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का नदियां एवं जलप्रपात में आज का पहला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी नदी हमारी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है। जेल प्रहरी 2020 का क्वेश्चन है ये। तो पहला है ऑप्शन नंबर नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा नदी और फोर्थ है हमारा कावेरी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी, तो दोस्तों हमारी नर्मदा नदी ऐसी नदी जो कि पश्चिम में बहती है, पूर्व से पश्चिम इस दिशा में बहती है, और ये मिलती है दोस्तों खंबात की खाड़ी में। किसमें, खंबात की खाड़ी के अंतर्गत मिलती है, अरब सागर में। तो प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। बाकी जो भी ऑप्शन नदियां गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, तीनों किसमें मिलती है, तो मिलती है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में अधिकांशतः किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती है। तो प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा हिमालयन नदियां, दूसरा है प्रायद्वीप नदियां, तीसरा है तिब्बतियन नदियां और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रायद्वीप नदियां। कौन सी, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां बहती हैं वो सब प्रायद्वीपीय प्रकार की होती है, प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भी एक प्रायद्वीप का हिस्सा है। फिर दोस्तों जितनी भी नदियां हमारे हिमालय से निकलती है, यानी कि हमारे हिमाचल प्रदेश से, साथ ही उत्तराखंड राज्य से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन नदियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमालयन नदियां। और जो भी नदियां हमारे तिब्बत से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं तिब्बतन नदियां। तो मध्य प्रदेश में अधिकांशतः किस प्रकार नदी प्रवाहित होती है, तो होती है हमारी प्रायद्वीप नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किस श्रेणी में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां किस श्रेणी में प्रवाहित होती हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा विंध्य श्रेणी में, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी में, तीसरा है अरावली श्रेणी में और फोर्थ है हमारा मेकल श्रेणी में। क्या है, मेकल श्रेणी में। तो करेक्ट आंसर भी इसका ये हो जाएगा मेकल श्रेणी में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां किस श्रेणी में बहती है, तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर मेकल श्रेणी में। फिर हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पटवारी 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारे 6 भागों में, दूसरा है 4 भागों में, तीसरा है 5 भागों में और फोर्थ है हमारा 7 भागों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे 6 भागों में। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में नदी अपवाह तंत्र है उसको हमने कितने भागों में बांटा है, तो कुल उसको हमने 6 भागों में बांटा है। दोस्तों वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी निकलने वाली है। 2-3 तारीख से उसके फॉर्म 2-4 दिन में फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज लाते रहेंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है। पहला है हमारा गोदावरी तंत्र, दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, फिर तीसरा है गंगा यमुना का अपवाह तंत्र और फोर्थ है हमारा ताप्ती अपवाह तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा यमुना का अपवाह तंत्र। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है वो है गंगा नदी और यमुना नदी का अपवाह तंत्र। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों जो हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा में पूछा चुका है, MPPSC 2018 का ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र के उपतंत्र में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र के उपतंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यमुना, दूसरा है टोंस, तीसरा है सोन और फोर्थ है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी ना तो गंगा की सहायक नदी है या ना ही गंगा की जो नदियां हैं उनकी सहायक नदी है, ये अलग से ही बहुत बड़ी सेपरेट नदी है हमारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है, फिर तिब्बत में
बहती हुई, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहां से भारत के अंदर प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली। क्या है, माजुली। और दोस्तों इतना बड़ा द्वीप है कि ये जिला भी है। क्या है, जिला भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जेल प्रहरी 2020 का क्वेश्चन है ये कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सोन नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है हमारा नर्मदा नदी और फोर्थ है हमारा माही नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है हमारी नर्मदा। सभी को पता है। टोटल लंबाई की बात करें हम तो 1312, कितनी, 1312 किलोमीटर इसकी नदी, इसकी लंबाई है। और अगर मध्य प्रदेश में बात करें, सिर्फ मध्य प्रदेश में, तो वो है 1077। कितनी है, 1077। ये 1077 इसकी टोटल लंबाई है मध्य प्रदेश में। और दोस्तों कितने राज्यों में बहती है, तो टोटल 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, हमारी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यह चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 43,200, क्या है, 43,200। फिर दूसरा है हमारा 41,500, तीसरा है हमारा 46,200 और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऑप्शन 38,400 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 43,200 वर्ग किलोमीटर हमारी जो चंबल नदी है इसका क्या है, अपवाह क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। किसको, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा, दूसरा है शिप्रा, तीसरा है चंबल नदी और फोर्थ है हमारा नर्मदा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी को। दोस्तों चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश के हम क्या बोलते हैं, जीवन रेखा बोलते हैं, जो कि हमारे इंदौर जिले से निकलती है, बांगचू पॉइंट से, और उज्जैन जिले में बहती हुई फिर मंदसौर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो हमारी चंबल नदी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को हम कामधेनु नदी, कौन सी, कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा टोंस, दूसरा है चंबल, तीसरा है सिंध और फोर्थ है हमारा शिप्रा। क्या है, शिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों चंबल है। क्या है, इसका भी करेक्ट आंसर हमारा चंबल है। तो दोस्तों हम चंबल नदी को कामधेनु नदी, चरमावती, चंबल आदि नामों से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी बांगचू बिंदु से निकलती है, यानी बांगचू पॉइंट से निकलती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित नहीं दोस्तों, वहां से निकलती है, वहां से इसका उद्गम होता है ना। तो निम्न में से कौन सी नदी बांगचू बिंदु से निकलती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा चंबल नदी, दूसरा है केन, तीसरा है सिंध और फोर्थ है हमारा टोंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी। तो दोस्तों महू के निकट जाना पाओ की पहाड़ियां हैं, वहां पर एक बांगचू पॉइंट है, तो वहां से हमारी कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है चंबल नदी। तो ऑप्शन है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन चंबल की सहायक नदी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कूनो नदी, दूसरा है कुंद, तीसरा है कुराई और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों करेक्ट भी आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो कूनो, कुंद, कुराई, इसके अलावा दोस्तों शिप्रा, पार्वती, छोटी काली सिंध, बड़ी काली सिंध आदि जितनी भी नदियां हैं सब किसकी सहायक है, तो हमारी चंबल नदी की सहायक नदी, किसकी, चंबल। और चंबल किसकी सहायक नदी है, तो चंबल है हमारी यमुना नदी की सहायक, है ना। किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो वो है हमारी गंगा नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाल बाग पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के कट पर है ना, सॉरी पता, कट या तट। प्रश्न है हमारा, लाल बाग पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों जल प्रहरी 2020 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा टोंस नदी, दूसरा है केन नदी, तीसरा है माही नदी और फोर्थ है हमारा खान नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है खान नदी। क्या है, खान नदी। तो दोस्तों इसको, ये जो हमारी खान नदी है ये शिप्रा की सहायक, इसकी शिप्रा की सहायक है। और दोस्तों इसको नदी तो हम क्या ही बोले, नाला ही है एक प्रकार का, जो कि इंदौर का जितना भी ड्रेनेज वाला पानी रहता है उसको लेकर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लाल बाग पैलेस खान नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को रतिदेव का कीर्ति, रतिदेव की कीर्ति उपनाम से जाना जाता है। तो पहला है हमारा नर्मदा, दूसरा है टोंस, तीसरा है चंबल और फोर्थ है हमारा केन। क्या है, केन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी को। तो दोस्तों चंबल नदी को हम, इसका एक और उपनाम है, तो वो क्या है, रतिदेव की कीर्ति। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा बिल्कुल सही। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं हम। अगला है हमारा, निम्न में से किस नदी का उद्गम बाणेश्वर कुंड से होता है। कहां से, बाणेश्वर कुंड से होता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है चंबल नदी,
दूसरा है पार्वती नदी, तीसरा है बेतवा नदी और फोर्थ है हमारा शिप्रा नदी। क्या है? शिप्रा नदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शिप्रा नदी। क्या है? शिप्रा नदी। तो दोस्तों हमारी शिप्रा नदी है, इसका उद्गम होता है इंदौर जिले की जो काकरी बरडी पहाड़ी है वहां के बाणेश्वर कुंड से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की हृदय रेखा उपनाम से संबोधित है? यानी दोस्तों कौन सी नदी जिसको हम क्या बोलते हैं, जो भारत की हृदय रेखा बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, फिर दूसरा है चंबल, तीसरा है बेतवा और फोर्थ है हमारा कोनू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या है? तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो भारत की हृदय रेखा बोलते हैं। दोस्तों अगर हम नर्मदा नदी पर बने हुए डैम की बात करें तो पहला है इस पर बरगी। कौन सा? बरगी। फिर दूसरा है इस पर दोस्तों ओमकारेश्वर बांध परियोजना। फिर दोस्तों इस पर सबसे बड़ा है वो है इंदिरा सागर। क्या है? इंदिरा सागर, जो कि गुजरात में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? जेल फिर 2018 क्वेश्चन है ये। तो किस नदी को जेल मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं हम? तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है शिप्रा और फोर्थ है हमारा चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी नर्मदा नदी को। किसको? तो दोस्तों हम नर्मदा नदी को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी शिप्रा नदी का उपनाम है? तो दोस्तों हमारी शिप्रा नदी है जो कि इंदौर से निकलकर उज्जैन में प्रमुखतः बहती है, फिर आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। तो इसका उपनाम है, तो पहला है मोक्षदायिनी, फिर दूसरा है पूर्ण सलीला, तीसरा है अमृत संभवा और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारी शिप्रा नदी है इसके सभी नाम है मोक्षदायिनी, पूर्ण सलीला, अमृत संभवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अच्छा दोस्तों इसको अमृत संभवा क्यों बोलते हैं? तो समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था उसकी 4 बूंद धरती पर छलकी थी, तो वो 4 जगह पर गिरी थी जहाँ पर कुंभ लगता है। तो दोस्तों 1 बूंद उसकी शिप्रा नदी में भी गिरी थी, इसलिए इसका नाम क्या है? अमृत संभवा। फिर दोस्तों अगर हम मोक्षदायिनी की बात करें तो यहाँ पर जो प्रभु श्री राम थे उन्होंने अपने पिताजी महाराज दशरथ का क्या करा था? अंतिम संस्कार किया था, तो इसलिए इसको क्या हम बोलते हैं? मोक्षदायिनी। तो दोस्तों ऐसे ही पौराणिक महत्व के कारण इनके नाम पड़ गए हैं। तो शिप्रा नदी का उपनाम कौन कौन सा जाएगा? मोक्षदायिनी, पूर्ण सलीला, अमृत संभवा, उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा घाट शिप्रा नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न पूछा है कि कौन सा घाट शिप्रा नदी के तट पर स्थित है? तो पहला है त्रिवेणी घाट, दूसरा है राम घाट, तीसरा है नरसिंह घाट और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। दोस्तों जितने भी घाट हैं ये सब उज्जैन में स्थित हैं, त्रिवेणी, राम घाट, नरसिंह घाट, इसके और फिर क्या है हमारा झूलेलाल घाट भी है दोस्तों, और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उपरोक्त सभी। इसके अलावा गांव घाट भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। उज्जैन में स्थित कालेदह महल, जिसको वहाँ के जो लोकल लोग उज्जैन को बोलते हैं केडी पैलेस। क्या बोलते हैं? केडी पैलेस। तो उज्जैन में स्थित कालेदह महल किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा खान नदी, दूसरा है शिप्रा नदी, तीसरा है चंबल नदी और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। तो दोस्तों जो कालेदह महल है इस शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है और शिप्रा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो वो है 195। कितनी है? 195, यानी काफ़ी छोटी नदी है ये। तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 195 किलोमीटर। दोस्तों खान किसकी सहायक है? तो शिप्रा की सहायक है और शिप्रा चंबल की सहायक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मंदसौर जिले के लामगरा किस नदी का उद्गम माना जाता है? तो दोस्तों मंदसौर जिले में कोई जगह होगी है लामगरा नाम की, तो यह किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा तुम्बड़ नदी। कौन सी? तुम्बड़ नदी। दूसरा है बामनी नदी, तीसरा है ओदा नदी और फोर्थ है हमारा बेथान नदी। कौन सी? बेथान नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तुम्बड़ नदी। कौन सी? तो दोस्तों जो मंदसौर जिले का लामगरा नामक जगह है ये तुम्बड़ नदी का उद्गम है। कौन सी नदी? तुम्बड़ नदी। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वह है, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी बेसिन, ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, इसका कुल क्षेत्रफल पूछा है। प्रश्न पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 96,000 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 98,289 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 84,932 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ है हमारा 98,796 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। क्या है? ऑप्शन 4 98,796 वर्ग किलोमीटर है। फिर से रिपीट कर देता हूं, 98,796 वर्ग किलोमीटर हमारा जो नर्मदा नदी है इसका अपवाह क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत में है? किसमें? मेघदूत में है। तो पहला ऑप्शन हमारा जोहिला नदी, दूसरा है रिहंद नदी, तीसरा है चंबल नदी
और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी। तो दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश की चंबल नदी है, इसका उल्लेख जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने कहीं भी किया है, तो अपने एक उनका उपन्यास है मेघदूत उसमें किया है। साथ दोस्तों महाकवि कालिदास ने 7 उपन्यास लिखे हैं, सभी एक से एक प्रसिद्ध हैं। जैसे एक हमारा मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ऋतु सहारम है, कुमार संभवम है। दोस्तों इस लिंग को क्या बोलते हैं, महाकवि कालिदास बोलते हैं। और इनके सम्मान में उज्जैन में प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, कालिदास समारोह भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर नागदा किस नदी के तट पर अवस्थित है, जो हमारा नागदा है वो किस नदी के तट पर है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा माही नदी, दूसरा हो जाएगा बेतवा नदी, तीसरा हो जाएगा चंबल नदी और फोर्थ हो जाएगा हमारा शिप्रा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। तो दोस्तों जो हमारा नागदा है चंबल नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों नागदा जो हमारा मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनने भी जा रहा है। कौन सा 53वां जिला कौन बनेगा हमारा, तो नागदा ही बनने वाला है। तो ये किस नदी किनारे है, तो चंबल नदी के किनारे है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जिले में शिप्रा नदी सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। ये दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि किस जिले में सर्वाधिक शिप्रा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन है हमारा उज्जैन, दूसरा है रतलाम, तीसरा है मंदसौर और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन जिले में। कौन सा, तो दोस्तों उज्जैन जिले में सर्वाधिक शिप्रा नदी बहती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर ही हर प्रत्येक 12 वर्ष में क्या लगता है, तो लगता है कुंभ मेला। क्या लगता है, कुंभ मेला, जिसको हम बोलते हैं सिंहस्थ महापर्व। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहें और वीडियो को आप पूरा देखें। और अगर चैनल पर नए हो तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसको शेयर कर दें और हमारे प्रीवियस पार्ट भी देखें आप। अगर आप वो पार्ट भी देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों हमारी एक मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक है जिसमें 8000 प्रश्न है। तो इसके हम 8000 प्रश्न ही आपके लिए सोल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जरूर बने इस सीरीज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन कहाँ होता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी है इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन कहाँ होता है। प्रश्न एमपीपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा हिंद महासागर में मिलती है, दूसरा है दूसरी नदियों में मिलती है, तीसरा है अरब सागर में मिलती है और फोर्थ है हमारा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है वो तो सीधे अरब सागर में मिलती है, खंबात की खाड़ी में। लेकिन जो बाकी जितनी भी नदियां हैं हमारी, चाहे बेतवा की बात कर लें, हम केन की कर लें, शिप्रा की कर लें, तो सब दोस्तों कहाँ मिल जाती है, तो दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है। क्योंकि सभी क्या है, दूसरी नदियों की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी नदियों में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहा जाता है। यानी कि जो हमारी बेतवा नदी है इसका आइसलैंड किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा देवगढ़, दूसरा है राघवगढ़, तीसरा है बांधवगढ़ और फोर्थ है हमारा राजगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगढ़। तो दोस्तों जो हमारी देवगढ़ नामक जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बेतवा नदी का आइसलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेतवा नदी का आइसलैंड भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देवगढ़। साथ दोस्तों जो हमारा बेतवा है नदी है इसमें ओरछा के निकट राफ्टिंग भी होती है। क्या होती है, राफ्टिंग भी होती है। वैसे पूरे हम भारत में बात करें तो सबसे फेमस राफ्टिंग ऋषिकेश में होती है। कहाँ पर, ऋषिकेश उत्तराखंड में। लेकिन जो हमारी बेतवा नदी है इसमें भी राफ्टिंग होती है। तो कभी आप इस साइड घूमने जाएं तो राफ्टिंग का मजा जरूर उठाएं ओरछा वगैरह में। तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा देवगढ़। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र पूछ रहा है कितने वर्ग किलोमीटर है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 42,660, दूसरा हो जाएगा 43,895, तीसरा ऑप्शन है 45,400 और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा 49,200। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 43,895। क्या हो जाएगा 43,895 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। दोस्तों हालांकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर थोड़ा पेपर को टफ बनाने के लिए 1-2 प्रश्न ऐसे ऐड कर देता है। थोड़ा सा आप आंकड़े कर याद रखने लगे, दिमाग से 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आप उस समय काफ़ी हद तक इसको सही लगा के आ जाएंगे। तो बेतवा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, वो है 43,895 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी बेतवा नदी है इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न है कि बेतवा नदी को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो पहला है हमारा वेत्रवती, दूसरा है वेश, तीसरा है विंध्याटवी और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों जो हमारा ये हाँ चलिए ठीक है दोस्तों करेक्ट है। अब हम देख रहे हैं हमारा 29वां प्रश्न। थोड़ा सा मुझे डाउट था उसके आंसर में, लेकिन सही है।
अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाती है? किसकी? पन्ना और छतरपुर की सीमा हमारी कौन सी नदी बना रही है? तो पहला है हमारा टोंस, दूसरा है धसान, तीसरा है केन और फोर्थ है हमारा सोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केन नदी। तो दोस्तों जो हमारी जो केन नदी है वो पन्ना और छतरपुर जिले की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केन नदी। दोस्तों जो हमारी केन नदी और बेतवा नदी इनके बीच में लिंक परियोजना चल रही है, तो उसका नाम क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना। जो केन नदी का एक्स्ट्रा पानी है उसको हम किस में डाल रहे हैं? बेतवा में डाल रहे हैं। तो किंग बेतवा केन लिंक परियोजना भी दोस्तों मध्य प्रदेश में चल रही है। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी पन्ना एवं छतरपुर की सीमा बनाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केन नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन केन की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा है ना। तो निम्न में से कौन केन की सहायक नदी नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, श्यामरी, दूसरा है सोनार, तीसरा है बगनेरी और फोर्थ है हमारा ओधा। क्या है? ओधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओधा। तो दोस्तों जो हमारी ओधा नदी है ये केन की सहायक नदी नहीं है। बाकी श्यामरी, सोनार, बगनेरी तीनों नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो केन की सहायक नदी है। दोस्तों काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ हो गई हैं, इनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी भी नहीं है डीप में। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमारा जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी, इसका उद्गम स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पंचमढ़ी, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा है अमरकंटक और फोर्थ है हमारा भेड़ाघाट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भेड़ाघाट। तो दोस्तों जो हमारा अमरकंटक है ना, नर्मदा नदी है, इसका हमारा उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है हमारा अमरकंटक, जो कि कहाँ से निकलती है? तो ये अनूपपुर जिलों से निकलती है, अनूपपुर जिले से निकलती है, भेड़ाघाट से, अमरकंटक से, बार बार भेड़ाघाट आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो वो है हमारा अमरकंटक। और दोस्तों जो भेड़ाघाट है ये नर्मदा नदी के ऊपर ही बना हुआ क्या है? वाटरफॉल है, जलप्रपात है, इसलिए इसका मेरे को बार बार नाम याद आ रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है हमारा? अमरकंटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में पाया जाता है? तो पत्थर का नाम भी याद रख लें आप, शजर। कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि शजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में पाया जाता है? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा केन नदी। कौन सा? केन नदी, केन। दूसरा हो जाएगा शिप्रा, तीसरा है बेतवा और फोर्थ है हमारा टोंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केन। क्या हो जाएगा? केन नदी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। कभी दोस्तों ऐसा प्रश्न में आ जाए कि केन नदी में कौन सा बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है, तो आप नाम भी याद रखें, शजर। कौन सा? शजर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड की जीवन रेखा नाम से किस नदी को जाना जाता है? कौन सी? तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा नाम से किस नदी को हम जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है शिप्रा और फोर्थ है हमारा गंगा। क्या है? गंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी जो बेतवा नदी है। कौन सी? बेतवा नदी, जिसका नाम वेत्रवती और विंध्याटवी भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड की जीवन रेखा। और जो हमारी गंगा नदी है क्या है? ये हमारे पूरे भारत की जीवन रेखा है। क्या है? गंगा नदी हमारे पूरे भारत की जीवन रेखा है। फिर अगर नर्मदा की बात करें हम, तो ये हमारे किसकी जीवन रेखा है? ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। और शिप्रा किसकी सहायक रेखा? शिप्रा किसकी जीवन रेखा है? तो जो हमारा मालवा क्षेत्र है उसकी जीवन रेखा है शिप्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उल्लेख केशवदास की रसिक प्रिया में मिलता है? किसमें? तो दोस्तों जो केशवदास जी द्वारा रचित काव्य है रसिक प्रिया, उसमें किस नदी का उल्लेख मिल रहा है? तो पहला ऑप्शन है बेतवा नदी का, दूसरा है तुंबड़ नदी का, तीसरा है महान नदी का और फोर्थ है हमारा गोपद नदी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी का। तो दोस्तों जो हमारे केशवदास, जिनको हम कठिन काव्य का प्रेत भी बोलते हैं, उनके द्वारा रचित है रसिक प्रिया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? बेतवा नदी। तो दोस्तों जो रसिक प्रिया है उसमें इन्होंने बेतवा नदी का उल्लेख भी किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात केन नदी पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कौन सा वाटरफॉल है जो हमारी केन नदी पर नहीं है? तो पहला ऑप्शन है रनेह, दूसरा है पांडव, तीसरा है गाथा और फोर्थ है हमारा चूलिया। क्या है? चूलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चूलिया जलप्रपात। तो दोस्तों जो हमारा चूलिया जलप्रपात है वो केन नदी पर नहीं है। बाकी रनेह, पांडव और गाथा तीनों जलप्रपात किस नदी पर बने हुए हैं? तो हमारी केन नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किस नदी को केनास उपनाम जाना जाता है? तो उपनाम क्या है इसका? केनास। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिंध नदी, दूसरा है केन नदी, तीसरा है काली नदी और फोर्थ है हमारा महान नदी। क्या है? महान नदी। तो इसका करेक्ट भी आंसर हो जाएगा हमारी केन नदी। तो केन नदी का उपनाम क्या है? तो वो है केनास। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, पियावन जलप्रपात। तो जलप्रपात का नाम काफी प्यारा है, पियावन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो पहला है हमारा सोन नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है टोंस नदी और फोर्थ है हमारा चंबल नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंस नदी। तो दोस्तों जो हमारा पियावन जलप्रपात है ये टोंस नदी पर है। कहाँ पर? टोंस नदी पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर खजुराहो किस नदी के तट पर अवस्थित है? दोस्तों खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, कभी जाइएगा आप भी। तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर खजुराहो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पहला है हमारा बेतवा, दूसरा है टोंस, तीसरा है सोन और फोर्थ है हमारा शिप्रा। क्या है? शिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी के किनारे। तो दोस्तों बेतवा नदी के किनारे हमारा क्या है? खजुराहो है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और खजुराहो में एयरपोर्ट भी है दोस्तों, तो कभी जाना चाहें तो खजुराहो जरूर जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी नदी नद का उदाहरण है? किसका? कौन सी नदी नद का उदाहरण है? अब दोस्तों नद शब्द का अर्थ मुझे पता नहीं है, तो प्रश्न फिर भी हम प्रश्न आया तो पढ़ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी नद का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सोन, दूसरा हो जाएगा बेतवा, तीसरा है चंबल और फोर्थ है हमारा शिप्रा। क्या है? शिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। क्या हो जाएगा? सोन नदी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सी नदी नद का उदाहरण है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी चंबल नदी, और सॉरी सोन नदी। कौन? सोन। और सोन किसकी सहायक है दोस्तों? तो सोन है हमारी गंगा नदी की। किसकी? गंगा नदी की सहायक है। ये अमरकंटक से निकलकर दोस्तों सीधे ऊपर चली जाती है और फिर बिहार के वहाँ जाके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर दोस्तों उसी जगह से नर्मदा नदी निकलती है जो कि खंबाती खाड़ी में मिल जाती है, और वहाँ से फिर एक और नदी निकलती है महानदी, जो सीधे बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को यमुना, भद्रा एवं यम की बहन कहा जाता है? तो कौन सी नदी जिसको हम यमुना, भद्रा और यम की बहन कहा जाता है? तो पहला है हमारा गोपद। क्या है? गोपद। दूसरा है सोन, तीसरा है महान और फोर्थ है हमारा ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ताप्ती नदी को। तो दोस्तों जो हमारी ताप्ती नदी है उसको हम यमुना, भद्रा और यम की बहन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पहला है हमारा नर्मदा, दूसरा है यमुना, पहला है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है गंगा और फोर्थ है हमारा यमुना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी नर्मदा नदी। तो दोस्तों नर्मदा नदी हमारी मध्य प्रदेश में ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक ने दो परीक्षा में आ गया है। तो MPPSC 2000 में भी आ गया है और जेल प्रहरी 2009 में भी आ गया है। कब? जेल प्रहरी 2009 में भी। तो दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, एक ही प्रश्न एक से अधिक परीक्षाओं में रिपीट हो जाता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम सारे ही प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं हर पार्ट से। यानी कि मध्य प्रदेश के गठन से बात कर लें, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार से बात कर लें, मध्य प्रदेश की दृष्टि से बात कर लें। इसके अलावा जितने भी मध्य प्रदेश के पार्ट हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कृषि, मध्य प्रदेश में वन, सभी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर आएंगे, तो आप बने रहें अच्छे प्रश्नों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर का नाम याद रखें। प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पार्वती और काली सिंध नदी, फिर दूसरा है सोन और जोइला नदी, तीसरा है नर्मदा और शिप्रा नदी, फोर्थ है हमारा शिप्रा और खान नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा और शकर नदी। तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा और शकर नदी है, जहाँ पर इनका संगम होता है, वहाँ पर ही प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गर्म जल वाली नदी उपनाम से किसे जाना जाता है? कौन सी नदी है? गर्म जल वाली नदी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पयोशनी, दूसरा हो जाएगा सोमप्रभा, तीसरा हो जाएगा नंद। क्या हो जाएगा? नंद। फोर्थ है हमारा कर्णवती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पयोशनी नदी। तो दोस्तों जो हमारी पयोशनी नदी है इसको हम गर्म जल वाली नदी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्वाली बंदरगाह स्थित है? कौन सा बंदरगाह? तो नाम याद रखें आप, स्वाली बंदरगाह स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यमुना नदी, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है टोंस और फोर्थ है हमारा सोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ताप्ती नदी। तो दोस्तों जो हमारा ताप्ती नदी है इसके ऊपर क्या है? स्वाली बंदरगाह है। क्या है? स्वाली बंदरगाह। तो आप याद रखें स्वाली बंदरगाह ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो कुल बेहरा नदी है, कौन सी? कुल बेहरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा राजगढ़, दूसरा है देवास, तीसरा है बालाघाट और फोर्थ है हमारा छिंदवाड़ा। क्या है? छिंदवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा छिंदवाड़ा। तो दोस्तों जो कुल बेहरा नदी है इसको ये कहाँ से निकलती है? तो छिंदवाड़ा से निकलती है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा भी हम कुल बेहरा नदी को ही बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है हमारा
सिवनी नदी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो प्रश्न क्या है कि जो सिवनी नदी है इसकी जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी वही डालती होगी इसमें, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमारी वैनगंगा नदी, दूसरा है टोंस नदी, तीसरा है महान नदी और फोर्थ है ओदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैनगंगा। कौन क्या हो जाएगा? वैनगंगा। तो प्रश्न है हमारा कि सिवनी नदी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो हम कहते हैं वैनगंगा नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहते हैं? किसको? किस नदी को हम पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बेतवा नदी को, दूसरा है नर्मदा को, तीसरा है ताप्ती को और फोर्थ है हमारा माही नदी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी को। किसको? माही नदी को। तो दोस्तों पृथ्वी की पुत्री हम किसको बोलते हैं? तो माही नदी को। और सूर्य पुत्री बोलते हैं ताप्ती नदी को। किसको? तो ताप्ती को हम बोलते हैं सूर्य की पुत्री और पृथ्वी की पुत्री बोलते हैं माही नदी को। तो याद रखें आप। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी निम्न में से कौन सी वैनगंगा की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों वैनगंगा किसकी सहायक है? तो सिवनी की। लेकिन यह प्रश्न पूछ रहा है कि वैनगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो पहला है पेंच, दूसरा है वाम, तीसरा है वर्धा और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो पेंच, वाम और वर्धा तीनों ही वैनगंगा की सहायक नदियां हैं। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पहला है हमारा शिवना, दूसरा है गंभीर, तीसरा है माचना और फोर्थ है हमारा चंदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवना नदी है। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि मंदसौर में है, ये किस नदी किनारे है? तो ये शिवना नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो ऑप्शन सेकंड है गंभीर, तो दोस्तों किसकी सहायक है? तो जो शिप्रा नदी है उसकी सहायक है। किसकी? तो गंभीर किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी शिप्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कौन सी नदी है हमारी, कुलबेहरा नदी। कौन सी? तो दोस्तों कुलबेहरा नदी को हम क्या बोलते हैं? तो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी कुलबेहरा नदी है वो छिंदवाड़ा से निकलती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी के तट पर तापेश्वर मंदिर स्थित है? कौन सा? तापेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्धा, दूसरा है शिवना नदी, तीसरा है पेंच और फोर्थ है हमारा बिजना नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवना नदी। क्या हो जाएगा? शिवना नदी। तो दोस्तों शिवना नदी के तट पर ही हमारा पशुपतिनाथ मंदिर है और शिवना नदी के तट पर ही हमारा तापेश्वर मंदिर भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शिवना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवड़ा शिव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा? तो सेवड़ा शिव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिंध नदी, दूसरा है बिजना नदी, तीसरा है टोंस नदी और फोर्थ है हमारा केन नदी। क्या है? केन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिंध नदी। तो दोस्तों जो हमारी सिंध नदी है, दोस्तों एक सिंध नदी हमारी ऐसी भी है जो भारत पाकिस्तान में बहती है, लेकिन ये सिंध नदी मध्य प्रदेश में बहती है। तो सेवड़ा शिव मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वो हमारा सिंध, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है सिंधु। क्या है? सिंधु, जिसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं हो, सिंध और सिंधु में काफी अंतर है। अगला प्रश्न है, अंसर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? कौन सी नदी? अंसर। तो जो दोस्तों छोटी छोटी नदियां होती हैं, ये काफी हमें मैप में भी मिलती है, ढूंढने पर ये। तो अंसर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? तो पहला है मंदसौर, दूसरा है रतलाम, तीसरा है झाबुआ और फोर्थ है हमारा राजगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मंदसौर। तो दोस्तों जो हमारी अंसर नदी है ये मंदसौर से निकलती है। कहाँ से? मंदसौर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों कौन सी नदी है जो कि पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा टोंस नदी, दूसरा है बीहड़ नदी, तीसरा है सोन नदी और फोर्थ है हमारा पिंगला नदी। कौन सी? पिंगला नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी पिंगला नदी। तो दोस्तों जो हमारी पिंगला नदी है ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। कब? पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी नदियां राजगढ़ जिले में प्रवाहित होती है? कौन सी नदियां राजगढ़ जिले में प्रवाहित होती हैं? दोस्तों अच्छा बता सकते हैं हम राजगढ़ किस संभाग में पड़ता है? अगर आपको आंसर बताओ तो कमेंट में बताएं, क्योंकि हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो पहला ऑप्शन है हमारा गाड़गंगा, दूसरा है नेवज, तीसरा है अजनार और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो गाड़गंगा, नेवज और अजनार तीनों ही नदियां राजगढ़ जिले से प्रभावित होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगली स्लाइड है हमारी, बेलोही जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा? बेलोही। तो बेलोही जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पहला है अजनार, दूसरा है सिंध, तीसरा है टोंस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोन। क्या है? सोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध नदी। तो दोस्तों जो हमारा बेलोही जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो सिंध नदी पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात
खान नदी पर स्थित नहीं है। कौन सी नदी हमारी खान नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लीलाही जलप्रपात, दूसरा है अनहोनी, तीसरा है कोकरी खापा और फोर्थ है हमारा पियावन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पियावन जलप्रपात हमारी खान नदी पर नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पियावन जलप्रपात के बारे में पढ़ा है। तो निम्न में से कौन सा जलप्रपात खान नदी पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पियावन जलप्रपात। कौन सा? पियावन जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मलधर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा? तो मलधर नाम है इसका। मलधर वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा देव नदी, फिर दूसरा है माचना नदी, तीसरा है नेवज नदी और फोर्थ है हमारा जमनेर नदी। कौन सा? जमनेर नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देव नदी। तो दोस्तों जो हमारी देव नदी है उसके ऊपर क्या है? मलधर जलप्रपात स्थित है। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, आष्टा किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर की पूछा है? आष्टा। तो आष्टा किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला है पार्वती, दूसरा है बेतवा, तीसरा है माही और फोर्थ है हमारा माचना। क्या है? माचना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती नदी। तो दोस्तों हमारा आष्टा शहर है वो पार्वती नदी के तट पर स्थित है। किसके? पार्वती नदी के तट पर है हमारा आष्टा। आष्टा के साथ दोस्तों जो हमारा सीहोर है, सीहोर भी पार्वती नदी के तट पर ही है। तो आष्टा प्लस सीहोर दोनों ही किस नदी के तट पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पार्वती नदी। बेतवा नदी किनारे कौन सा है? तो वो है ओरछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोस्तों जो छोटी नदियां होती है और नाले होते हैं उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा नदी द्रोणी। क्या है? नदी द्रोणी। फिर दूसरा है उसका वाटर शेड उस नदी का, तीसरा है जल संभर और फोर्थ है ऑप्शन ब और स दोनों। क्या है? ब और स दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब और स दोनों। यानी दोस्तों जो छोटी नदियों और नाले द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है उसको हम वाटर शेड भी बोलते हैं और जल संभर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर शेड भी बोलते हैं और जल संभर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे सभ्यता का पालना कहा जाता है? कौन सा पालना? सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है नदियों को, दूसरा है समुद्र को, तीसरा है तालाब को और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नदियों को। तो दोस्तों नदियों को हम क्या बोलते हैं? तो नदियों को हम सभ्यता का पालना बोलते हैं क्योंकि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है। चाहे हम अगर उदाहरण देखें तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो, इसके अलावा दोस्तों मिस्र की सभ्यता हो, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। तो दोस्तों जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे पर ही हुआ है। तो इसलिए हम नदियों को क्या बोलते हैं? सभ्यता का पालना बोलते हैं। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है? दोस्तों जो कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है नर्मदा नदी और फोर्थ है ताप्ती नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी चंबल नदी। तो दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बनाती है। और चंबल नदी के ऊपर दोस्तों क्या है? तो घड़ियाल सेंचुरी की स्थापना की गई। किसकी? घड़ियाल सेंचुरी की स्थापना की गई है जहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। तो कौन सी है वो? हमारी चंबल नदी है। और दोस्तों चंबल नदी अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है, उत्खात भूमि के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सी नदी अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण करती है? चलिए फिर से प्रश्न आ ही गया कि कौन सी नदी अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण करती है? तो पहला है नर्मदा, दूसरा है बेतवा, तीसरा है चंबल और फोर्थ है हमारा धसान। क्या है? धसान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चंबल नदी। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों चंबल नदी भीड़ों का निर्माण करती है, उत्खात भूमि। क्योंकि दोस्तों जो हमारी चंबल है वो किस प्रकार का अपरदन करती है? तो गली अपरदन करती है। कौन सा? ये गली प्रकार का अपरदन करती है, उससे बड़े बड़े भीड़ बना देती है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। और इस समस्या सबसे सर्वाधिक ग्रसित जिले कौन से हैं? तो हमारे भिंड और मुरैना जिले। कौन से? भिंड और मुरैना जिले भीड़ों की समस्या से काफी ग्रसित हैं। तो कौन सी नदी अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि का निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी। चलिए आज के हम अंतिम प्रश्न देख रहे हैं। तो आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है कि किस नदी को मालवा की गंगा उपनाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसको हम मालवा की गंगा उपनाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेतवा, दूसरा है चंबल, तीसरा है फिर नर्मदा और फोर्थ है शिप्रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी, जो हमारी काकरी बड़ी इंदौर से निकलती है। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिप्रा नदी। अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है? तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सा स्थल शिप्रा नदी के तट पर स्थित है? पहला है गांव घाट, फिर दूसरा है राम जनार्दन मंदिर, तीसरा है सिंहवट और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों जो हमारा गांव घाट घाट है, राम जनार्दन मंदिर और ये सिंहवट नहीं है, सिद्धवट है। क्या है? सिद्ध, ये अपना द आएगा और ऐसे द है ना, तो ये सिद्धवट है। तो ये तीनों दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था।
आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, या आपका कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनको जरूर देखें, तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आपके विकसित हो जाएगा। साथ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसको शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।